साथियों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का यह जो हमारी श्रृंखला है रस टॉपिक को लेकर के, उस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए वीडियो नंबर 7 यह रस टॉपिक को लेकर के यह हमारा वीडियो नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम आपसे भयानक रस किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? भयानक रस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा आपको पता है, ये जो भयानक रस होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। तो हम सबसे पहले समझना चाहते हैं या सबसे पहले जानना चाहते हैं कि भयानक रस होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी वस्तु आ जाए या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें हमारा मन बेचैन हो उठे, हमारे मन के अंदर डर का भाव आ जाए, तो वही जो भय है, वही जो डर का भाव है, वही भाव विभाव, अनुभाव, संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर के, आदि भावों से मिल करके वह भयानक रस में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। ये बहुत ही व्यवहारिक बात है और बहुत ही कह सकते हैं कि आपके साथ ऐसी घटनाएं या ऐसी चीज़ें आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि समझ सकते हैं, हैबिचुअल चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ पता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब अगर मान लीजिए हमसे कोई एग्ज़ाम में लिखने के लिए कह दे कि भयानक रस की परिभाषा क्या होती है, आप कैसे उसको परिभाषित करेंगे, तो वहाँ पे देखिए हमें तो आता रहता है, हम अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन किन शब्दों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तो आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए हमें भयानक रस की परिभाषा देनी है तो हम कैसे भयानक रस की परिभाषा दे सकते हैं। और देखिए, जो मैंने यहाँ पे फ्रेमिंग कर रखा है, रस टॉपिक में किसी भी रस को अगर हमें डिफाइन करना है, उसकी परिभाषा देनी है, तो हम इसी फ्रेमिंग के थ्रू जो भी 9 रस मेनली या टोटली जो 11 रस की चर्चा की जाती है, आप 11 रस की परिभाषा इसी फ्रेमिंग के द्वारा दे सकते हैं। आपको सिर्फ 2 बातें केयर करनी है, 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हम लोग जब रस बनाते हैं तो रस बनाते वक्त चीनी का होना और पानी का होना ज़रूरी है। उसके बाद नींबू वगैरह जो भी और अन्य चीज़ें हैं वो बात की बातें हैं, लेकिन जो मेन बातें हैं पानी और चीनी, ये 2 चीज़ें शरबत बनाने के लिए, रस बनाने के लिए आवश्यक है। वैसे यहाँ पर भयानक रस में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका अस्थायी भाव क्या है। तो हमें अस्थायी भाव पता होना चाहिए। अगर आपने अस्थायी भाव पता कर लिया तो फिर आपको किसी भी रस का डेफिनेशन देने में या किसी भी रस को परिभाषित करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूँ। जैसे हमको किसकी परिभाषा देनी है, हमें भयानक रस की परिभाषा देनी है। तो भयानक रस की परिभाषा देनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? अस्थायी भाव पता होना चाहिए। तो देखिए, मैंने जो फ्रेमिंग कर रखा है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको रखेंगे? भय को। तो हमने यहाँ पर लिखा भय। तो अब देखिए क्या करें, भय नामक अस्थायी भाव। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? भय नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भयानक रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे भयानक रस कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन बन गया। अब देखिए मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें रखी। आपको रस पता ही है, तो जिस रस का डेफिनेशन लिखना है उसका हमें अस्थायी भाव पता होना चाहिए। तो अस्थायी भाव रख के फिर जो मैंने फ्रेमिंग कर रखी है, एक बार आप फ्रेम को याद कर लीजिए। आप 9 जो मेन रस हैं या टोटली जो 11 रस की चर्चा होती है, आप 11 रस के डेफिनेशन या उसकी परिभाषा
बहुत ही ईजिली दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, एकदम प्रमाणिक है, मतलब बेस्ट परिभाषा है, ग्रामेटिकल दृष्टि से एकदम परिपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये मेरे ओन वर्ड में नहीं है, ग्रामेटिकल भाषा में है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको अस्थायी भाव पता होना चाहिए। अस्थायी भाव पता है तो आप इसे फ्रेमिंग में यहाँ पे अस्थायी भाव रखिए, फिर यहाँ पे जो जिस रस के अस्थायी भाव को आपने रखा है यहाँ पे रख दीजिए, आपका डिफिनीशन क्या हो गया, तैयार हो गया। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने भयानक रस की जो परिभाषा बनाई, परिभाषा कह क्या रही है। तो देखिए, भय नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आपको मैंने पीछे, चूंकि आपका 7वां वीडियो है तो हम लगातार हर वीडियो को बताते आ रहे हैं, कोई भी रस होगा उस रस में हमेशा 4 तत्व होते हैं, उसके 4 अंग होते हैं या 4 उसके अवयव होते हैं। तो यह जो 4 अवयव हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, अस्थायी भाव हमेशा फिक्स होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन जो विभाव होता है वो डिपेंड करता है आपके उदाहरण के ऊपर कि उस उदाहरण में कौन कारण है। तो उस कारण के आधार पे आपको बताया कि जो विभाव होता है उसके 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, विषयालंबन और आश्रयालंबन। उद्दीपन के भी 2 भेद होते हैं, कायिक, सात्विक। तो अस्थायी भाव हमेशा फिक्स रहेगा, विभाव जो है वह आपके उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एग्जाम्पल के ऊपर, उदाहरण के ऊपर। हर उदाहरण में उसके विभाव चेंज होते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आते रहेंगे। लेकिन समझेंगे, आलंबन को समझना भी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उद्दीपन को समझना आसान है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम किसी भी एग्जाम्पल को लेंगे तो हम बता सकते हैं कौन आलंबन है, कौन उद्दीपन है, आलंबन में कौन विषयालंबन है, कौन आश्रयालंबन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, तीसरा पॉइंट जो है वो अनुभाव का है। तो अनुभाव में फिर वही चीज़ है, ये डिपेंड करेगा एग्जाम्पल के ऊपर। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैक्सिमम केस में भागना, मूर्छित होना, कंप, स्वेद, ये सब चीज़ें अनुभव में आती हैं, जिनके द्वारा हमारे मतलब शारीरिक जो एक प्रकार से भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वह यहाँ पर इंडिकेट की जाती है। फिर आपका है संचारी भाव। तो संचारी भाव में ये पानी के बुलबुले के समान होता है। संचारी भाव 33 होते हैं, जैसा को पता है। तो 33 में से कोई भी जैसे आवश्यकता होगी वो संचारी भाव आते रहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ बताया गया, शंका है, चिंता है, ग्लानि है, ऐसे कुछ अस्थायी भाव भयानक रस के संचारी भाव हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, ये जो आपको उदाहरण दिए गए हैं, ये जो आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं, जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। आप कोई परीक्षा में देखेंगे, पेपर उठाएंगे तो आपको मैक्सिमम केस में यही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि एक और अजगरहि लखि, एक और अजगरहि लखि, एक और मृगराय, एक और अजगरहि लखि, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो देखिए, इसमें रियल में हो क्या रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से इसमें डर का भाव पैदा हो रहा है, भय पैदा हो रहा है। तो सपोज कीजिए कि हम किसी, मान लीजिए बगीचे से जा रहे हैं या जंगल से जा रहे हैं, और उस जंगल की विशेषता यह है कि जाने के लिए रास्ता है, लौटने के लिए रास्ता है, मतलब जो रास्ता जाएगा तो लौटेगा भी। लेकिन जैसे आप जानते हैं दिशाएं 4 होती हैं, तो कहीं कहीं आपको ऐसी सुविधा होती है कि आप चारों दिशाओं में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है, एक सिंगल रोड है जिस पे आप जा सकते हो, आ सकते हो, दाएं बाएं नहीं जा सकते हो। तो एक राही है, एक पैसेंजर है जो जा रहा है। तो हुआ क्या कि उसने रास्ते में देखा कि एक साइड में सामने अजगर है। अजगर क्या होता है, एक सर्प है,
एक स्नेक है, तो सामने अजगर बैठा हुआ है, और जब वो पीछे फिर लौट के देखता है तो देखता है कि पीछे शेर मतलब कि आ रहा है या शेर बैठा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था ना कंडीशन कि रास्ते दो ही हैं, मतलब जाने के लिए रास्ते हैं, लौटने के लिए रास्ते हैं, लेकिन दोनों रास्तों में क्या हो रहा है, एक साइड में अजगर बैठा हुआ है जो कि बहुत विशालकाय है, और अजगर की विशेषता होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को निगल ले जाता है तो बहुत आसानी से पचा ले जाता है। पीछे शेर है जो 10-20 दिन से भूखा पड़ा है, खाया पिया नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन आप इमेजिन करो कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको हंसी आएगी कि क्रोध आएगा कि डर लगेगा। तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर क्या होगा, भय लगेगा, डर लगेगा। तो वैसे ही जो बेचारा बटोही है उसको भी डर लगता है, उसके अंदर भी भय आता है, और वो अंदर क्या हो जाता है, मूर्छा खा के गिर जाता है। मतलब उसको कुछ, जैसे आपने ऐसे ही सुना होगा ना, आगे कुआं पीछे खाई, तो आप जाएं तो किधर जाएं, तो उस किंग कर्तव्य मूड हो गया, मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, करे तो क्या करे, तो क्या किया, मूर्छा खाकर गिर गया, बेहोश हो गया। तो कौन सा रस होगा, डर की वजह से बेहोश हो गया। तो डर की वजह से बेहोश हो रहा है, तो वही चीज़ है, भय की वजह से हो रहा है, डर की वजह से हो रहा है, तो कौन सा रस होगा, भयानक रस। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम्पल पूछा जा चुका है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों से, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। तो देखिए यहाँ पे समुद्र की जो लहरें होती हैं, समुद्र के जो वेव्स होते हैं, उन्हीं वेव्स को लेकर के जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसी कल्पना की है जिसको समझने के बाद हमें कहीं न कहीं डर लगता है, या वैसी कल्पना करके हमें बहुत ज़्यादा डर की अनुभूति होती है। जैसे अगर कभी आप लोगों से किसी ने चर्चा किया हो सुनामी के विषय में, तो अगर आपने सुना होगा तो बात समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं सुना होगा तो कभी सुनिएगा सुनामी क्या थी, कैसे होती है, तो आपको समझ में आएगा कि सुनामी मतलब कि आपको नाम सुनकर के डर लगेगा। या जैसे भी आपने देखा करंट की बात है, आपने सुना ग्लेशियर फट गया, ग्लेशियर गिरा यहाँ उत्तराखंड में, आपने देखा कैसे तबाही मचाया। तो आप सोचिए तबाही को आप एक बार जो वीडियो चल रहे हैं आप उनको देखिए, उनको देख करके कैसा लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम लोग वहाँ पर नहीं थे। तो आप उसको देख करके आपको डर लगेगा कि ऐसी कंडीशन में लोगों के साथ हुआ क्या होगा। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों से। तो कह रहे हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें आ रही हैं, वो ऐसे गरजते हुए आ रही हैं, या वो ऐसी गरज रही हैं जैसे यह दुष्ट काल बन करके आने वाली है, काल बन करके मंडरा रही है, मतलब कहीं न कहीं ये हमारे लिए घातक होने वाली है। फिर क्या कर रहे हैं, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। तो वह जो लहर है या जो लहरें हैं, वह लहरें लगातार हमारी तरफ आ रही हैं, और कैसे आ रही हैं, जैसे सर्प हो, और ये सर्प जो हो कई फन वाला हो। और जैसे सर्प को आपने देखा होगा, जब सर्प गुस्से में होता है तो अपना फन फैला करके और डंस मारते हुए ज़मीन पर आता है। तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो समुद्र की लहरें हैं, वो लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे गुस्से में क्या कर रही हैं, फन मारते हुए चली आ रही हैं। तो अब सोचिए, सांप का नाम लेने से डर लगता है, तो सांप का नाम लेने पर डर लगता है। यहाँ पे यह जो सांप है बहुत ही क्या है, एक प्रकार से वह क्रोधित है हमारे ऊपर। तो अगर हमारे ऊपर क्रोधित है या हम लोगों के ऊपर क्रोधित है, तो हमें उसके क्रोध को देख करके डर तो लगेगा ना, क्योंकि वो हमें पता है, जब हमें जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर आपको सांप के विषय में पता है तो आप उसकी चीज़ों से डरेंगे, क्योंकि वह विषैला जीव है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इस प्रकार का जो पद है, इस पद में भी हमें डर की अनुभूति
हो रही है तो वही है डर की अनुभूति, मतलब भय की अनुभूति, चाहे डर कहिए चाहे भय कहिए। तो भय की अनुभूति हो रही है तो यही भय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा भयानक रस में। ऐसे देखिए अगला एग्जाम्पल है पद पाताल शीस अजधामा। पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुटि विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच धन माला। तो यह जो पद है यह पद रावण की पत्नी, रावण की पत्नी का यह कथन है या रावण की पत्नी की बात हो रही है। तो जो रावण की पत्नी है, जब राम और रावण में एक प्रकार से युद्ध का समय आया या उनके बीच में जब द्वंद्व शुरू हुआ, तो उस द्वंद्व से पहले रावण की पत्नी को एक स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि पद पाताल शीस अजधामा। उन्होंने देखा जो भगवान राम हैं उनका जो पद है, मतलब उनका जो पैर है वह पैर पाताल में फैला हुआ है। और उन्होंने फिर देखा कि उनका जो शीश है, जो सर है, वो आकाश में फैला हुआ है और बाकी जो अंग हैं वो भी लोकों में भिन्न भिन्न लोकों में क्या हुए, फैले हुए हैं। मतलब कहने का सेंस यह है कि उन्होंने देखा कि जो भगवान राम हैं उनका सभी लोकों में वर्चस्व है, वे सभी लोगों के स्वामी हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके रावण की पत्नी के मन में डर पैदा होता है और वह रावण को समझाने का या मतलब कि एक प्रकार से देखिए कहने भ्रिकुट विलास भयंकर काला, मतलब कि उन्होंने एहसास किया, उन्हें आभास हुआ कि हमारे परिवार के ऊपर यह जो काल है यह अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी करके क्या कर रहा है, नाच रहा है। मतलब हम ये जो राम से हमारी प्रतिद्वंदिता है, जो दुश्मनी है, वह हमारे लिए काल बन करके क्या कर रहा है, हमारे ऊपर नाच रहा है, मौत बन के मंडरा रहा है। तो नयन दिवाकर कच धन माला। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा, समझा, महसूस किया कि हमारे परिवार के ऊपर इस प्रकार से मौत मंडरा रही है। तो अब सोचिए जहाँ बात मौत की हो तो हमें डर होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने जो स्वप्न देखा उस स्वप्न में उनको डर की अनुभूति होती है। ऐसे देखिए अगला एग्जाम्पल है अटपटी उलझी लताएं। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, और सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं। तो देखिए मैं इसकी व्याख्या करूं इससे पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको बताऊं। मैं जब काफ़ी छोटा था तो ऐसे में एक बार कॉमिक्स रीड कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ ऐसे मतलब कि पौधे थे जो जैसे मांसाहारी थे। मांसाहारी का मतलब ये था कि वे लोगों को अपने में लपेट लेते थे, उनको पकड़ लेते थे और उनको मार डालते थे। तो जो चीज़ मैंने इसे बचपन में कॉमिक्स में पढ़ा था, आज मान लीजिए वह चीज़ आकर के हमको साहित्य में भी इस प्रकार चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। तो हमें तो ये चीज़ बड़ी तो आसानी से समझ में आ रहा है, चूँकि हमने बचपन में इसको देखा था, हमारे दिमाग में बैठ गया था, एक डर बैठ गया था उस समय कि ऐसे अगर रियल में पेड़ पौधे होने लगेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसे यहाँ पर अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं। तो क्या कर रहे हैं कि कुछ पेड़ पौधे, कुछ लताएं ऐसी हैं जो आपस में उलझी हुई हैं और फिर क्या कर रही हैं, डालियों को खींच खाएं। तो जो उसकी डालियां हैं, जो ब्रांचेज हैं, उनको क्या कर रही हैं, खींच ले रही हैं, उनको खा ले रही हैं। तो ऐसे से मतलब कि शाखाएं हैं, ऐसे से पेड़ हैं, पौधे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं। तो ऐसे से पेड़ हैं, पौधे हैं जो अचानक पैर को भी क्या कर ले रहे हैं, जकड़ ले रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं। और फिर सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं। तो कह रहे हैं कि जो लताएं हैं उनकी आकृतियां कुछ ऐसी हैं जैसे सांप। तो सांप सी काली लताएं, तो सांप के समान है, जैसे सांप काला होता है,
विषधर होता है, देख करके डर लगता है, तो वैसे जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं उस जंगल में, तो वो भी ऐसे ही कैसे दिख रहे हैं, जैसे सांप। तो बला की पाली लताएं, तो इस प्रकार की जो लताएं हैं वो हमारे लिए बला बन करके आई हुई हैं, ये हमारे लिए बला बन रही हैं। तो आप सोचिए, आप इमेजिन करके देखो कि अगर ऐसी कोई मान ली पेड़ पौधे हों जैसे, और रियल में कुछ ऐसे आपने देखे होंगे कीटभक्षी पेड़ पौधे होते भी हैं, कभी आप यूट्यूब पर उसको सर्च करके देखिए, तो आपके अंदर ना पेड़ पौधों से भी एक डर लगने लगेगा, कैसे पेड़ पौधे होते हैं। तो वैसे यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रकार से यह जो हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक को मैंने अपनी तरफ से अच्छा बनाने का प्रयास किया, इस अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने का प्रयास किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख करके ज़रूर बताएं। और फिर आज जो मैं आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो भी खुशी की बात है कि आज की डेट में हमारे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं वह 150 से ऊपर चले गए हैं, 150 क्रॉस हो गए। तो अभी हमारे लिए यही चीज़ें बड़ी खुशी की बातें हैं, चूँकि हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो कभी जब 100 होता है, तो जैसे सचिन ने पहला शतक लगाया होगा तो उनको खुशी हुई होगी, वैसे हम जब इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, आप लोगों के सामने टीच कर रहे हैं, तो जब 100 हो रहा है तो भी खुशी हो रही है, 150 हो रहा है तो भी खुशी हो रही है। तो जैसे क्रिकेट में 50 का 100 का एक पड़ाव होता है, तो वैसे यहाँ यूट्यूब जी लाइफ में भी 100 का 50 का महत्व होता है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे ही 100, 50, 150, 200 ऐसे मतलब कि होते होते एक दिन अच्छी खासी संख्या होगी। आप लोगों का जो प्यार है ऐसे ही बना रहे, इसके लिए आप लोग लगातार हमारा सहयोग करते रहें। और एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जो लोग भी जैसे यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिख करके बताएं, तो थोड़ा सा हमें भी पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर 150 हैं, 150 प्लस हैं, लेकिन कौन कौन है ये पता नहीं चल पाता है। और पता वही चल पाता है कि जो अगर कोई यूट्यूबर रहते हैं, अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो पता चलता है कि किसी यूट्यूबर ने भी आपको सब्सक्राइब किया, तो वो पता चलता है। लेकिन एक आम व्यक्ति जो यूट्यूब सिर्फ देखते हैं, वो जब सब्सक्राइब करते हैं तो संख्या पता चलती है, लेकिन किसने किया है पता नहीं चलता है। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप हमें बताएं भी कि हाँ सर मैंने आपको सब्सक्राइब किया, या मित्र आप मैंने आपको सब्सक्राइब किया, तो हमें जान करके सुन करके खुशी होगी। तो इसी निवेदन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा आपका विभत्स रस। तो विभत्स रस भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।